है जिसके ऊपर शशांक ने मुझसे कहा था कि आप आइए इस पर कुछ चर्चा कीजिए। हू आर शूद्रा जो किताब है ये अम्बेडकर जी ने 1946 में लिखी थी। और ये किताब के बारे में मेरी दिलचस्पी इस सामाजिक न्याय के सवाल से रही है पहले से, और मैं तकरीबन 2014 या 15 में मैंने वो किताब पढ़ी थी। फॉरवर्ड प्रेस के लिए मैं लिखता था, तो कभी वहाँ से कुछ खबर आ जाती थी कि आप इस पर कुछ लिखिए। और एज ए रिसर्चर एक टॉपिक को आप देखते हैं तो कई सारी चीज़ों को पढ़ते पढ़ते एक उत्सुकता तो होती ही है कि अम्बेडकर जी ने शूद्रों के बारे में क्या कहा। बहुत सारे लोग इसमें हिस्ट्री से या पॉलिटिकल साइंस से या सोशल साइंस से नहीं होंगे, तो मैं इस अंदाज में अपनी बात रखूँगा ताकि ये किताब के अंदर में जो बातें कही गई हैं वो आप अपनी ज़िंदगी में इसका इस्तेमाल करें। ये आपको एक चश्मा दे, आपको ये सिर्फ इंटेलेक्चुअल डिस्कशन जो एक टर्म पेपर लिखने वाला जो होता है वैसा नहीं होना चाहिए। अम्बेडकर जी की ये जो किताब है वो 1946 में आई है। और कभी कभी क्या होता है कि जब आप किताब अगर आप कभी आप उलाट के देखें तो ये भी देखने की कोशिश कीजिएगा कि किताब का सब टाइटल क्या है, किताब किसको डेडिकेट किया गया है, क्योंकि वो भी बहुत कुछ कहानी आपको बयान करती है किताब के बारे में। बाबा साहब अम्बेडकर ने इस किताब को ज्योतिबा फूले उनको डेडिकेट किया, और बार बार अम्बेडकर जी ये कहते थे कि उनके जो गुरु हैं वो कबीर हैं, उनके गुरु फूले हैं। बहुत सारे संगठन ऐसे हैं जो दलितों को और पिछड़ों के बीच में कुछ दूरियां पैदा करने की कोशिश करते हैं या महापुरुषों को भी बांटने की कोशिश करते हैं कि ये इस समाज का महापुरुष है, वो उस समाज का महापुरुष है। ये भी मुझे लगता है कि ये भी कुछ ये भी कहीं इस तरह की मानसिकता, इस तरह की सोच भी कहीं लेके नहीं जाएगी। क्योंकि मैं जेल में बहुत दिनों से पॉलिटिक्स मैंने बहुत पास से भी देखा है, अच्छी चीज़ों को भी देखा है, बहुत बुरी बुरी चीज़ों को भी देखा है। तो वहाँ पे वो क्या करते हैं, महापुरुषों को भी बांट देते हैं, वो वर्ग के आधार पर, जाति के आधार पर। ये भी फिर बार बार मुझसे भी कुछ लोग ऐसे सवाल करते हैं कि अम्बेडकर जी ने जो था वो पिछड़ों के लिए कुछ नहीं किया। लेकिन जो ये सवाल है पूछता है तो अम्बेडकर जी ने पिछड़ों के लिए नहीं किया, वो पिछड़ों के लिए क्या किया वो अपने बारे में नहीं बताता, उसने पिछड़ों के लिए क्या किया। अम्बेडकर जी बहुत कुछ किए, बहुत कुछ नहीं भी किए। आप और हम क्या कर रहे हैं इसके ऊपर सवाल नहीं। अम्बेडकर जी ने पिछड़ों के लिए नहीं किया, इन्होंने इनके लिए नहीं किया। तो इस तरह की भी चीज़ें हैं। देखिए, अम्बेडकर जी की इस किताब में जो उनकी बातों का जो निचोड़ है वो ये है कि शूद्र के बारे में आप क्या समझते, या शूद्रा जो है, ये जो क्लास है, इसका ओरिजिन कैसे हम समझेंगे। आप लोग देखते होंगे कि जो हमारे चतुर्वर्णा सिस्टम में जो लोग बिलीव करते हैं, जो अपने आप को संस्कृत और धार्मिक ग्रंथों के बहुत बड़े जानकार कहते हैं, ये लोग आपको खामोश कराने की कोशिश करते हैं। अगर आप कहेंगे कि हमें हमारे अधिकार नहीं मिले, जाति के नाम पर भेदभाव हो रहा है, तो ये आपको खामोश करने की कोशिश करेंगे और कहेंगे जाति की बातें आप क्यों करते हो। जाति की बातें अंग्रेजों ने शुरू की थी, जाति की बातें अंग्रेजों के दौर में शुरू हुई। कुछ कहेंगे जाति की बात मुगलों के दौर में शुरू हुई, और पहले के दौर में कर्म के आधार पे जातियां थी, कर्म के आधार पे जातियां थी, उसमें कोई आगे और पीछे और किसी के साथ भेदभाव वाली बातें नहीं थी। तो अम्बेडकर जी ये इस तरह की जो विचारधारा है
जिनको लगता है कि जाति प्रथा में क्या बुराई है, जाति प्रथा एक तरह से कर्म के आधार पे लोगों का एक समूह का एक बंटवारा है। तो इन सारी चीज़ों पे अम्बेडकर जी ने सवाल उठाया और अम्बेडकर जी ने दिखाया कि जो भी वेद पुराण के जानकार अपने आप को कहते हैं, मान लीजिए कि वो आर्य समाज के लोग हों या कोई और लोग हों, या वो हो सकता है इस जेएनयू में भी कुछ ऐसे ऐसे सेंटर बने हैं या बन रहे हैं, वहाँ पर भी इस तरह की स्टडी हो और दिखाया जाए कि नहीं ये जाति प्रथा ये सब चीज़ बहुत बाद की चीज़ें, पहले ऐसा कुछ नहीं था। तो अम्बेडकर जी ने तथ्य के आधार पर उन्होंने बात को लिखा है कि पहले वर्ण जो था वो 3 ही तरह का वर्ण था। 4 तरह का जो चतुर्वर्ण, 4 तरह के वर्ण की बात जो आज समाजी लोग कहते हैं वो कह रहे हैं सही नहीं, 3 ही तरह का वर्ण था और शूद्र नाम का कोई वर्ण नहीं। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, यही 3 क्लासेस थे, यही 3 वर्ण थे। और बाद में अम्बेडकर जी ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि शूद्रों, क्षत्रियों के बीच से और ब्राह्मणों के बीच से जब उनके क्लास के बेसिस पे जब उनके अपने टेंशन समाज में उभरे, तो ब्राह्मण लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने जो क्षत्रिय समाज के एक जो बड़ा समूह था उससे उपनयन संस्कार यानी जनेऊ का जो सेरेमनी है, सेक्रेट थ्रेड का जो सेरेमनी है, उसको उन्होंने उनसे वंचित कर दिया और उनके खिलाफ धार्मिक ग्रंथों में गलत गलत बातें डाल दी, उनसे काम लिया गया, उनका अपमान किया गया और एक जो उनके जो नागरिक अधिकार थे, जो उनके सिविल अधिकार थे, जो उनके आर्थिक अधिकार थे, ये सारे छीन लिए गए और उनका एक तरह से डाउनग्रेड किया गया। अम्बेडकर जी की लेखनी को अगर आप पढ़ेंगे तो अम्बेडकर जी की लेखनी में भी जो वेद और पुराण और बाद के जो टेक्स्ट हैं उसमें आपको एक फर्क दिखता है। यानी बुद्धिस्ट पीरियड से पहले और बुद्धिस्ट पीरियड के बाद में जो वेद और पुराण के जो उसका जो लहजा है उसमें उनको वो फर्क दिखाते हैं अम्बेडकर। अम्बेडकर जी का कहना ये है कि बुद्धिज्म को हरा देने के बाद, काउंटर रिवोल्यूशनरी फोर्सेस बुद्धिज्म के खिलाफ पैदा कर देने के बाद जो ब्राह्मणिकल लिटरेचर है वो और भी ज़्यादा दलितों के खिलाफ, और भी ज़्यादा पिछड़ों के खिलाफ वो और उसका जो रूप था और उग्र हो। तो उसमें पुरुष सूत्रा की बात कर रहे हैं अम्बेडकर जी, और अम्बेडकर जी उस पुरुष सूत्रा के हवाले से बात कह रहे हैं कि अगर आप पुरुष सूत्रा को देखेंगे तो इसमें समाज के अंदर में जब शूद्र की हालत को डिग्रेड कर दिया गया, जब समाज में वर्ग एक बन के उभर गया, तो आप देखेंगे कि उस जमीनी हकीकत को सही साबित करने के लिए, उसको जस्टिफाई करने के लिए हमें टेक्स्ट में भी बदलाव करने की जरूरत है। यानी जो टेक्स्ट के अंदर में जो बातें लिखी जा रही हैं वो जमीन पर क्या चल रहा है उस चीजों को जस्टिफाई करने के लिए वो चीजें पुरुष सूत्रा के अंदर में डाली गई है। और अम्बेडकर जी ये बार बार ये बातों को कह रहे हैं कि अगर आप पुरुष सूत्रा को पढ़ेंगे, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, तो आप पाएंगे कि वहाँ पे ब्रह्मा के मुख से कोई पैदा हुए, तो उनकी भुजा से कोई पैदा हुए, तो उनके पैर से कोई पैदा हुए। तो आप देखेंगे कि टेक्स्ट के अंदर में ही, यानी धार्मिक किताब के अंदर में ही गैर बराबरी को इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया गया, उसको सेक्रेट फॉर्म दे दिया। आर.एस. शर्मा जी की किताब को अगर आप पढ़ेंगे, एंशिएंट इंडिया वाली जो किताब है, तो उसमें उन्होंने शूद्रा के उबार के लिए उसको पोस्ट गुप्ता पीरियड
जो था पोस्ट गुप्ता पीरियड में, जब एक क्लास इमर्ज करता है और ब्राह्मण और क्षत्रिय के बीच में जब वर्चस्व की लड़ाई होती है, और उस लड़ाई के बाद जो बुद्ध जो हैं वो एंटी ब्राह्मणिक फोर्सेज जो थे उनको उनके हितों की वो उसकी वो अक्कासी करते हैं, उसको वो एक जगह देते हैं। जो मर्चेंट क्लास था, उनके जो इमर्जिंग मर्चेंट क्लास थे, उनकी जो आशाएं थी, उनको बुद्ध की राइटिंग में आप देखेंगे कि वो इंस्पिरेशन बुद्ध की राइटिंग के अंदर में वो दिख रही है। लेकिन आप ये भी देखेंगे कि जो ब्राह्मणिकल लिटरेचर था तो उसमें शूद्रों के बारे में क्या कहा गया, शूद्र को काम करना है और शूद्र सबसे ज्यादा अपमानित भी है। शूद्र को कहा गया कि वो चोर है। आर्य शर्मा साहब की किताब में है कि उनको डेमोनाइज भी करना है, क्योंकि किसी भी इंसान से जो काम करने वाला जो तबका है उसको आपको डेमोनाइज भी करना है। आपके घर में अगर मोबाइल चोरी हो जाए और आपके घर के कोई मेंबर ही चोरी कर ले, लेकिन सबसे पहले उंगली जो है काम करने वाले किसी इंसान के ऊपर लगाई जाती है। तो आप देखेंगे कि शूद्रों को डेमोनाइज करने का जो सिलसिला है ये मुगलों से पहले, अंग्रेजों से पहले, और ये हमारे जो धार्मिक ग्रंथ हैं उसके अंदर में भी ये सारी चीजें डाली गई हैं। क्लास के बारे में एक और इम्पोर्टेंट चीज आपको याद रखना कि बाबा साहब अम्बेडकर जो थे उन्होंने हिंदू धर्म के जो किताबें थी, धार्मिक रीतियां थी, उसके खिलाफ इतना आंदोलन क्यों लगाया। और जो भी बहुजन आंदोलन होता है वो भी, चाहे आप रामस्वरूप वर्मा जी को देख लीजिए या और जितने भी आंदोलन निकले हैं, आपने कभी सोचा, या ज्योतिबा फूले को देख लीजिए कि ज्योतिबा फूले ने क्यों हिंदू धर्म की किताबों को उसकी उन्होंने आलोचना की। अम्बेडकर जी की जो किताब है शूद्रा, उसमें इस सवाल का जवाब है, और ये सवाल क्लास का जो इशू है उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग सोशियोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस में होते होंगे उनके लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्लास है क्या। और यहाँ से मैं लोहिया जी को भी जोड़ने की कोशिश करूंगा, अम्बेडकर जी ने क्या कहा। देखिए, यूरोप के अंदर में भी अमीरी और गरीबी है, यूरोप के अंदर में भी उच्च नीच है, यूरोप के अंदर में भी भेदभाव है, लेकिन भारत में भेदभाव एक अलग किस्म है। उसकी वजह ये है कि अगर आप बाइबल को ले लीजिए और बाइबल को पढ़ने की कोशिश कीजिए तो वहां पे बाइबल के अंदर में किसी एक समुदाय के खिलाफ आपको क्या कहेंगे, लिटरेचर नहीं मिलेगा। उस बाइबल को पढ़ने वाला स्वार्थी व्यक्ति ने अपने स्वार्थ के मुताबिक उस बाइबल का ऐसा इंटरप्रिटेशन किया है कि समाज में गैर बराबरी बनी हुई है, लेकिन बाइबल के अंदर में गैर बराबरी नहीं है। कम से कम फॉर्मल इक्वालिटी है उसके अंदर। कैसे है? क्योंकि ईश्वर के सब संतान है ना, ईश्वर के सब संतान है। लेकिन अम्बेडकर भी कह रहे हैं कि ये बात हमारे धार्मिक ग्रंथों में क्यों नहीं लिखा जाता है कि ईश्वर के सब संतान हैं। और उन्होंने ये भी सवाल पूछा कि पुरुष सूत्रा में हो सकता है मुंह से ब्राह्मण भी निकलता, उसके बाद से क्षत्रिय भी निकल जाता, उसके बाद से वैश्य भी निकल जाता, उसी मुंह से शूद्र भी निकल जाता। तो क्या वजह है कि अलग अलग अंग से अलग अलग क्लासेस का उदय हुआ है? ये सिंबॉलिक है। कोई ये हम लोग इतने बेवकूफ नहीं है कि किसी के पांव से किसी के जन्म को हम लोग यकीनी बनाएं, क्योंकि ये बात अब फूले जी भी इसका आप देखेंगे उसका मजाक उड़ा रहे हैं कि पैर से कैसे बच्चा पैदा हो सकता है। हम लोग इतने बेवकूफ नहीं है। मेरी तबीयत खराब है फिर भी मैं नहीं मानता कि पांव से कोई बच्चा किसी का कुछ हो सकता है, समझ रहे? लेकिन ये बहुत ही समझिए कि ऐसा क्या है, पुरुष सूत्र में क्यों नहीं लिख दिया गया कि एक ही मुंह से सब लोग निकल गए? इसलिए नहीं लिखा गया क्योंकि हमारे समाज में गैर बराबरी इसलिए बहुत ही
खतरनाक है और नहीं जाती है, क्योंकि बाहर के समाज के लोगों को अगर गैर बराबरी के बारे में अगर आप बोलेंगे तो चुप जरूर हो जाएगा, क्योंकि उसको पता है कि धार्मिक ग्रंथ में उसका कोई मतलब उसका कोई बैकअप नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ का जो धार्मिक ग्रंथ है वो क्या कर रहा है, वो इनइक्वालिटी को आइडियल मान रहा है, और बाहर की सोसाइटीज में इनइक्वालिटी जो है वो एक तरह का डिविएशन है। समझ में ये बात है? मतलब गैर बराबरी बाहर के समाज के लिए एक भटकाव है, एक करप्शन है, एक भ्रष्टाचार है, अल्लाह की रास्तों से हट जाना है। लेकिन यहाँ पे हमारे धार्मिक ग्रंथों के अंदर में क्या है, वही आइडियल है। तो इसलिए जब वही आइडियल है, हम अगर एक धार्मिक व्यक्ति हैं और हमारे बचपन से ही ये बातें पढ़ाई गई और सिखाई गई है, तो वो आदमी जाति प्रथा को सही मानेगा, वो गलत क्यों मानेगा? अब जो लोग कांवरिया लेके जा रहे हैं वो लोग हो सकता है कि उसमें बहुत सारे लोगों को लगता हो कि हमें जाति पूछ के किसी का भोजन करना चाहिए, तो मुझे तो लगता है कि वो कहां से आ रहा है ये बात, क्योंकि हमारे टेक्स्ट के अंदर में ही इनइक्वालिटी है। आप देखिए, मेरी पीएचडी पर्सनल लॉ पे है, मैं इस्लाम पे भी कुछ ना कुछ पढ़ते रहता हूँ। कुरान को मैंने बहुत ही ध्यान से पढ़ा हुआ है। कुरान को अगर आप पढ़िए तो वहां साफ साफ लिखा हुआ है, नमाज अदा करो और गरीबों की मदद करो। प्रोफेट मोहम्मद का जो आखिरी जो खुतबा है, जो आखिरी उनका स्पीच है, उन्होंने कहा कि काला पे गोरा का कोई मतलब बरतरी नहीं है, ना अरबी पे गैर अरबी का कोई ये है, मतलब कोई बड़ा है ना कोई छोटा है। लेकिन हमारे समाज में इतनी क्लियरिटी के बाद टेक्स्ट की नहीं बातें कहता है, क्योंकि हमारे टेक्स्ट में ही प्रॉब्लम है। ये बात अम्बेडकर जी की जो राइटिंग है सूद्रास वाली जो है, उसमें बहुत ही क्लियरली आई है, और इसलिए हमें धार्मिक सुधार करना जरूरी हो जाता है। और इसीलिए फूले जी की राइटिंग में आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि उन्होंने जहां भी धार्मिक किताबों के अंदर में गैर बराबरी लिखी है उसको उन्होंने बहुत चोट किया। लेकिन आजकल राजनीति इतनी प्रतिकारात्मक हो गई है, मतलब रिएक्शनरी हो गई है, कि थोड़ी सी भी बात कहेंगे तो लोगों की भावना आहत हो जाती है। वो जानते हैं वो भावना आहत क्यों उनकी होती है, क्योंकि वो चाहते नहीं है कि वो डिबेट खुले। वो चाहते नहीं है कि वो डिबेट खुले। यानी यही बात डॉक्टर अंबेडकर इनहेलेशन ऑफ कास्ट में कह रहे हैं कि भारत में वर्ग जो है, वर्ग नहीं है, मजदूर नहीं है, बल्कि मजदूर की जाति है, और जाति को कैरी करने वाला मजदूरों के बीच में बंटवारा है। नहीं तो सफाई कर्मचारी जो है वो क्यों एक ही समुदाय से होते, दूध बनाने वाला व्यक्ति क्यों ही एक ही समुदाय से होता, कारपेंटर क्यों एक ही समुदाय से होता, पूजा पाठ कराने वाले लोग क्यों एक समुदाय से होते। तो ये क्या है कि हमारे टेक्स्ट के अंदर में भी आप देखेंगे कि वो टेक्स्ट, और इसीलिए अम्बेडकर जी उस किताब के अंदर में रोमन लॉ से कंपेयर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि रोमन लॉ के अंदर में अगर आप रोमन लॉ को कंपेयर करोगे और धर्मशास्त्र को कंपेयर करोगे तो दिखा रहे हैं अम्बेडकर जी कि रोमन लॉ में किसी भी वर्ग के खिलाफ कोई ऐसा कानून हमेशा के लिए नहीं डाला गया, लेकिन यहाँ किसी वर्ग को हमेशा के लिए उसको क्या कहें गुलाम बना दे, उसके कान में शीशा डाल दो, उसको पढ़ने से वंचित कर दो। और यही बात गुलामगिरी में भी उससे पहले अम्बेडकर जी से पहले फूले जी ने लिख दिया। और फूले जी ने क्या कहा है, अगर गुलामगिरी कोई नहीं पढ़ा है और कोई पूछे क्या लिखा है गुलामगिरी के अंदर, एक लाइन की बात है, हमारे संसाधनों पे, शूद्रों के संसाधन पे और अति शूद्रों के संसाधन पे बाहर के लोग आके, चाहे वो बाहर कहाँ का है मैं नहीं जाने वाला हूँ आज के दौर में, कहाँ बाहर, कहीं के बाहर के लोग, अगर आप इस कुर्सी पे बैठे हुए कोई बाहर का लोग आके अगर आपकी संपत्ति छीन ले, आपको कमजोर कर दे, आपके सारे अधिकार छीन ले, और ऊपर से इतना ही नहीं छीन लिया नहीं,
उसके बाद हम कहानियां भी गढ़ेंगे, धार्मिक किताबें भी लिखेंगे, और मुहावरे भी गढ़ेंगे, और आपको बदनाम भी करेंगे, और आपको ये यकीन भी दिलाएंगे कि हाँ आप तो इसी लायक हैं। तो यही तो गुलामी है ना, और क्या गुलामी है? ये गुलामी, ये अंग्रेज वाली गुलामी नहीं है। ये कम से कम आपको दिख जाएगी कि कोई ये जैक फ्लैग लिया हुआ है, कोई सिनेमा में हम लोग देखते हैं ना कि कोई जैक फ्लैग लिया हुआ है, चलो हम लड़ने चलते हैं देश के लिए। ये क्या है? आप ही के खिलाफ ये सारे धार्मिक किताबों में ये सारी चीजें। इसीलिए फूले की राइटिंग को अगर आप पढ़िएगा, वो कैंची की तरह उसको काट देगा। जो भी मिथ है उसको उलट देगा। उस इंसान को ऐसा लग रहा है जैसे कपड़ा काटने वाला कोई इंसान हो, खट 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 बिल्कुल काटते चलिए। आप बनाइए मिथ का बहुत बड़ा भंडार बनाइए, पहाड़ बनाइए, फूले जी उसको काटिए। तो इसलिए अम्बेडकर जी ने जो कुछ भी किया है तो फूले जी की राइटिंग का उन्होंने आगे बढ़ाया। और अम्बेडकर जी बाहर जाके यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए थे, तो उनके पास ज़्यादा टूल्स। अगर हम जेएनयू में आए हैं तो थोड़ा हम बात कुछ रिसर्च मेथोडोलॉजी किए हैं, तो हम थोड़ा बातें बहुत सोफिस्टिकेटेड तरीके से करते हैं। और यही बात राम मनोहर लोहिया ने भी कही है। राम मनोहर लोहिया जी की अगर आप राइटिंग को देखेंगे तो टेक्स्ट के थ्रू नहीं आते हैं शूद्रों की बात करने को। उनके अंदर में एक दूसरी तरीके की मार्क्सिस्ट जो भी एक एनालिसिस है, वो कुछ इस तरह का एनालिसिस है कि एक क्लास है जो कि मोबाइल है। अब जब वो क्लास मोबाइल नहीं रहेगा, जब वो क्लास के अंदर में स्टेग्नेशन आ जाएंगे तो कास्ट का रूप ले लेगा। और इन्होंने इसी से उन्होंने शूद्रा को देखा है। और बार बार लोहिया जी का कमाल ये है कि लोहिया जी ने कहा है कि जो 60% जो लोग हैं उनके लिए रिजर्वेशंस की बात लोहिया जी ने कही। लोहिया जी की क्वालिटी ये है कि लोहिया जी ने ऊंची जाति के लोगों से अपील की कि आप पिछड़ों के आंदोलन में आओ, लेकिन आप जिस तरह से खेत में जिस तरह से उर्वरक और फर्टिलाइजर आप देते हो, उस तरह से अपने आप को उस फर्टिलाइजर के तरफ, उस खेत में अपने आप को समर्पित करो, ताकि समाज के जो हाशिए के जो लोग हैं वो लोग जब सामने आए, वो जो लीडरशिप में आए, वो पॉलिसीज बनाने के लिए आए, तो उससे देश मजबूत हो। अगर आपका ये वादा है कि सबसे बड़ा राष्ट्रवादी आप ही हो, तो मुझे लगता है इस हु आर शूद्रास के बारे में 2-3 बातें जो काफी इंपॉर्टेंट अम्बेडकर जी के ये है कि जिस तरह से आर्य समाजी लोग कहते हैं कि पहले चतुर्वर्णा था और उसके अंदर में आपको क्या था कि कर्म पे आधारित सब कुछ था, कोई शोषण नाम की चीज नहीं थी। ये इतना आसान नहीं है, नंबर 1, क्योंकि ये ब्राह्मण और क्षत्रिय के बीच में जो एंटागोनिज्म था, उसकी वजह से ब्राह्मण लोगों ने बाद में उनको उनके लिए एक अलग क्लास बनाया, उनको सर्वेंट बनाया। और अभी मुख्यमंत्री आसाम के, मुझे याद है मैंने एक आर्टिकल भी लिखा था 6 महीने पहले की बात है, जाड़े की बात है, उन्होंने गीता का कोट भी किया है और उसमें कहा है कि शूद्रों के लिए ये काम होना चाहिए, ऐसा कुछ है। मैंने उसके ऊपर आर्टिकल भी लिखा है। और दूसरी बात इस किताब की ये है कि हमारे समाज में इनइक्वालिटी इसलिए और भी ज़्यादा जटिल है और भी ज़्यादा खतरनाक है क्योंकि हमको रिलीजन से उसका सैंक्शन मिल गया है। इसलिए हमारी लड़ाई बहुत ही कठिन है। और मैं आप लोगों से अनुरोध यही करूँगा कि आप लोग जो लोग भी पढ़े लिखे हैं, मैं अब कभी मत मानिए आप लोग कि आप एक दिन बहुत ही महान हो गए और एक दिन बहुत ही प्रबुद्ध हो गए। हर रोज हर पल जितना भी बेहतर हो सके एक प्रबुद्ध समाज बनाने के लिए हम लोग को कोशिश करनी चाहिए। अपने तौर पर ईमानदार रहना चाहिए, किसी दूसरे से सर्टिफिकेट नहीं लेना चाहिए। मैंने जेएनयू में बहुत लोगों को देखा, बहुत सर्टिफिकेट बांटे, लिए, दिए, लेकिन आजकल वो दक्षिणपंथी समूह के साथ चले गए हैं। मैं सिर्फ इतना ही आखिर में आप लोगों को कहूँगा, खुद कैरियर बनिए और कोई भी लड़ाई जो है, राजनीतिक लड़ाई कभी भी हो, सांस्कृतिक लड़ाई और सांस्कृतिक चेतना और बौद्धिक चेतना के बिना कंप्लीट नहीं हो सकती है। क्योंकि मुझे तकलीफ होता है कि आज बहुजनों के जो भी राजनीतिक दल जहाँ पर भी रहे हैं उस तरह से नहीं है, नहीं है स्ट्रॉन्ग
जहाँ से आपको कुछ पत्रिका निकलती हो, कुछ स्कूल निकलता हो, कुछ वहाँ पे कुछ चलता है, नहीं है। उससे बेहतर स्थिति में कई बार मैं देखता हूँ, छोड़ दीजिए राष्ट्रवादियों को, उससे कई बेहतर स्थिति में मैं माइनॉरिटी संस्थाओं को देखता हूँ, ईसाइयों को देखता हूँ। उन लोगों से भी सीखना चाहिए कि बौद्धिक लेवल पर भी, सांस्कृतिक लेवल पर भी, स्कूल के लेवल पर भी, हर लेवल पे हम लोग काम करने की जरूरत है। सिर्फ राजनीति में 5 साल के लिए और अगले साल से फिर सत्ता चली गई, फिर कोई याद नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद अभय सर, आपका इतना समय देने के लिए। और अभय सर से हमें हमेशा सीखने को मिलता है, और अभय सर जो सैद्धांतिक से लेकर व्यवहारिक से लेकर सभी उसके परत होते हैं खोलने के लिए। तो हमारे साथ शशांक भाई हैं, जेएनयू यूनिट के इंचार्ज हैं, और वो कुछ बात करना चाहते हैं। शशांक जी। शुक्रिया साथी। और आज हम डीपी मंडल की 106वीं जो बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए आए थे। और जैसा कि आपको पता है कि हमने अपना रीडिंग सेशन भी पहले से ही डिसाइड किया था कि 25 को हर संडे को जो हम करते हैं 5:30 से। तो इस मसले पे आज जब हम इकट्ठा होते हैं तो कई साथियों ने मंडल कमीशन के बारे में अपनी बात रखी, और अभी हमारे सर ने जो है कि ये रूरल सूद्रास के ऊपर काफ़ी सारी बातें की। और इसमें काफ़ी सारी बातें जो मैं कहना चाह रहा था उन्होंने ऑलरेडी कर रखा है, तो उसमें मैं 1-2-3 चीज़ें और ऐड करना चाहूँगा कि ये जो बुक मैंने जो डिसाइड किया या हम लोगों ने डिसाइड किया कि क्यों ये हमारे रीडिंग सेशन का हिस्सा होना चाहिए, तो इसके पीछे का एक लॉजिक था कि जो हम लोग ओबीसी कम्युनिटी से जो आ रहे हैं या बहुजन की जो अवधारणा में जो हम लोग पाते हैं, उसमें जो शूद्रास का जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में बहुत लोगों को पता ही नहीं कि जो ओबीसी है वो शूद्रास क्यों है, और उसका जो शोषण हुआ है वो एजुकेशनली या फिर आप कह सकते हैं सांस्कृतिक रूप से हुआ है। और जिस तरीके का जो इकोनॉमिक जो बैकवर्डनेस का जो रीजन देके जो रिजर्वेशन को हमेशा से वो डिफाइन करने की कोशिश होती है, वो क्यों नहीं होना चाहिए। तो इसके पीछे जो हर ओबीसी को ये पता होना चाहिए कि शूद्रास आखिर में क्यों है, क्यों अगर ये एंशिएंट हिस्ट्री के पैराडाइम में वो क्यों शूद्रास की श्रेणी में आते हैं। तो इन सब बातों को ध्यान में रख के हम लोगों ने डिसाइड किया था। तो जैसा कि अम्बेडकर का जो एक जो इंटरवेंशन है जो एंशिएंट हिस्ट्री राइटिंग में, कि वो एक अलग तरह का पैराडाइम को लेके चल रहे हैं, जो हिस्ट्री फ्रॉम मार्जिन या हिस्ट्री फ्रॉम बिलो का जो आइडिया है, या जो एनाल स्कूल के बारे में थोड़ा बहुत अवेयर होंगे कि एनाल स्कूल जो मेंटालिटीज़ पे ज़्यादा फोकस करता था, यानी कि मेंटल या फिर जो मोटिव्स जो हिस्ट्री लिखने के पीछे जो होता है उस बेसिस पे वो हिस्ट्री को लिख रहे हैं, कि जिसमें आइडियोलॉजिकल जो एक तरीके की जो हेजेमनी स्थापित करने की कोशिश की जाती है, चाहे वो कल्चरल फॉर्म में हो या फिर रिलीजन के फॉर्म में हो। तो वो आइडियाज़ को लेके जो अम्बेडकर ये वाली बुक लिख रहे हैं। और जैसा कि अभय सर ने बताया कि वो जो आइडिया या जो लेगेसी है वो बेसिकली आपको फूले वाली जो परंपरा है वहाँ से आ रही है। तो उसी चीज़ को वो मिथ को किस तरीके से एक तरीके से वो उलट के रखते हैं या फिर उसको डीमिस्टिफाई करते हैं, उसी श्रेणी में हम इस चीज़ को देखते हैं। और कई सारे जो रूल है सूत्रास के ऊपर बहुत सारे जो क्रिटिक है, जैसे आर एस शर्मा के बारे में बताया, तो उसमें 2-3 चीज़ें हैं कि आर एस शर्मा का जो आइडिया है वो आर्यन इन्वेजन थ्योरी के ऊपर है, कि आर्यन इन्वेजन थ्योरी या आर्यन एक रेस बाहर से आ रही है और यहाँ के जो ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स हैं या मूल निवासी हैं उनको वो अपने कब्जे में कर लेते हैं, और फिर एक तरीके से क्लास स्ट्रगल्स स्टार्ट होता है, और उसमें से कुछ लोगों को दास और दस्यु वाला जो कॉन्सेप्ट है उसके आधार पे वो एक नया तरह का जो फॉर्मेशन हो रहा है, वन फॉर्मेशन हो रहा है, वो एक तरीके का आइडिया है। और ये एक तरीके से मटीरियलिस्ट कंसेप्शन जो मार्क्सिस्ट जो पैराडाइम है हिस्ट्री का, उसमें आर एस शर्मा और भी शरद पाटिल जैसे लोग उसको लेके आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो एक तरीके का जो इंटरवेंशन है, जो आइडियोलॉजिकल जो स्लेवरी है, वो जो हिस्ट्री फ्रॉम द मार्जिनलाइज्ड के कॉन्सेप्ट को अम्बेडकर आगे बढ़ाते हैं, और वो बेसिकली 3 वर्ण की ही बात करते हैं। और वो एग्जाम्पल देते हैं, चाहे वो 2-3 टेक्स्ट का एग्जाम्पल देते हैं, प्रिया ब्राह्मण का देते हैं, और इस तरीके के टेक्स्ट में लिखते हैं कि किसी भी तरीके के टेक्स्ट में ये चौथे वर्ग का जिक्र नहीं है। तो आने वाले दिनों में जिस तरीके से फिर वो शूद्रास का जो आइडिया होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है वैसे में। तो इसके साथ साथ मैं फिर आगे स्पीकर के रूप में मैं आराधना को बुलाना चाहूँगा। और जय हिंद साथियों, मेरा नाम आराधना है, मैं समाजवादी छात्र सभा की अध्यक्ष हूँ। और आज समाजवादी छात्र सभा
सभा के इस आयोजन पर आप सभी आए इतनी बड़ी संख्या में। और हमने कोई स्पीकर डिसाइड नहीं किया था, फिर भी हमारे पास इतने अच्छे स्पीकर हमें मिले और उन्होंने अपनी बहुत अच्छे तरीके से बात रखी मंडल कमीशन के ऊपर। और जो आज हमने बुक जो रखी थी रीडिंग के लिए, बाबा साहब की हु वेयर द शूद्रा, इस पर अभय सर ने बहुत बेहतरीन अपनी बातें रखी कि किस तरह से बाबा साहब ने शूद्रों को देखा और जो चारों वर्णों में जो जातियां आती थी उन जातियों पर उन्होंने विस्तार से बात रखी। हम देखते हैं कि आज जब बात होती है जाति पर, तो कुछ लोग जाति को मानने वाले लोग जिन्होंने हमेशा से हमारे साथ भेदभाव किया है, वो आज कहते हैं कि जाति नहीं रही है, अब सब कुछ आर्थिक आधार पर है। जिन जातियों को रिजर्वेशन मिल गया है, रिजर्वेशन से जो लोग आगे आ गए हैं जातियाँ, उन जातियाँ अगर उनके पास पैसा है तो वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गई, उन्हें रिजर्वेशन देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि जिन्हें बाबा साहब शूद्रास कहते हैं, जो आज ओबीसी है या जो बहुजन जातियाँ हैं, इसी देश में आप देखेंगे कि बहुत पुरानी घटना नहीं है। एक प्रदेश का पूर्व मुख्यमंत्री जब एक मंदिर में जाता है अपने धार्मिक कार्यों के लिए, तो उस मंदिर के बाहर निकलने पर कुछ उच्च वर्ग के लोग उस मंदिर को धोते हैं, ये कहते हैं कि वो शूद्र हैं। तो इन सभी घटनाओं से हमें सीखने की जरूरत है। या फिर जब वो मुख्यमंत्री रह चुका हुआ व्यक्ति है, एक प्रदेश में सबसे ऊंचा स्थान एक मुख्यमंत्री का होता है, वो व्यक्ति 5 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद जब मुख्यमंत्री आवास खाली करता है, तो उस मुख्यमंत्री आवास को एक सवर्ण मानसिकता का व्यक्ति गंगा जल से धुलवाता है। और आज भी हम देखेंगे कि आए दिन ये घटनाएं होती हैं। वो व्यक्ति तो मुख्यमंत्री रह चुका होता है, क्या उसके पास धन की कमी होगी? वो आर्थिक रूप से उस प्रदेश का सबसे बड़ा व्यक्ति मान लीजिए, अगर हम माने तो उसके पास बहुत पैसा है, क्या उसके पास पैसे की कमी थी? नहीं थी। वो आर्थिक रूप से ऊंचे पायदान पर पहुंच चुका है, लेकिन उसकी जाति जो है वो ओबीसी में आने के कारण, शूद्र होने के कारण उस व्यक्ति के साथ किस तरह का व्यवहार किया जाता है। तो ये हमें समझने की जरूरत है कि हम अगर आर्थिक रूप से भी आगे बढ़ जाएं या फिर हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसा हो जाए, कुछ भी चीज़ें हो जाए, लेकिन हमारी जाति जो है वो जाति हमसे नहीं मिटती है। और इस देश में जो कहावत कही जाती है कि जाति है कि जाति नहीं, आप चाहे बड़ी यूनिवर्सिटियों में पढ़ लीजिए, जब आप जाते हैं पीएचडी एडमिशन के लिए या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर बनने जब जाते हैं, तो वहाँ भी आपकी जाति देखकर आपके साथ भेदभाव किया जाता है। हो सकता है कि आपका ही साथी किसी सवर्ण जाति से आता है तो उसके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है, लेकिन इसी कैंपस में, जेएनयू कैंपस जो सबसे ज़्यादा प्रगतिशील माना जाता है, इसी कैंपस में पिछले साल की ही घटना है कि ओबीसी और एससी जाति से आने वाले बच्चों को 2 और 3 नंबर देकर बाहर किया जाता है। तो ऐसी घटनाएं हमारे सामने आती रहती हैं, हम देखते रहते हैं। दूसरी बात, आज का जो अवसर है, हमारे नेता, हमारे विचारक, हमारे चिंतक, जिनकी वजह से आज हम सब यहाँ बैठे हुए हैं, किसी यूनिवर्सिटी में आने का सपना देखते हैं, पढ़ने का सपना देखते हैं और एक तरह से अपने समाज को आगे ले जाने का सपना देखते हैं। बीपी मंडल साहब की जयंती है, मैं उनकी जयंती पर आप सभी को शुभकामनाएं देना चाहूँगी। और आज सिर्फ जयंती पर ही नहीं, हम हमेशा ये बात करें उनके योगदानों को जाने कि उन्होंने किस तरह से ओबीसी समाज के लिए काम किया, क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमारे दलित समाज है, उन्होंने अपने नेताओं को चुन लिया, वो अपने नायकों को जानते हैं और बहुत अवेयर है उनके प्रति, उन्होंने उनको पढ़ रखा है, जानते हैं, उनको भगवान की तरह पूजते हैं। लेकिन ओबीसी समाज आज भी अपने नायकों को पहचान नहीं सका है। पहले अजीत जी ने बात की थी कि बहुत लोग नहीं जानते होंगे कि बीपी मंडल का पूरा नाम क्या है। अभी हम लोग कैंपेन कर रहे थे इस कार्यक्रम के लिए, स्टूडेंट से मिल रहे थे, तो कई लोगों से हमने बताया कि हम बीपी मंडल की जयंती मना रहे हैं, आप लोग आइए, हमसे जुड़िए। कई सारे ओबीसी स्टूडेंट्स थे जिन्हें नहीं पता था कि बीपी मंडल कौन है। तो आज भी ओबीसी अपने नायकों को नहीं पहचान सकता, वो भी वो स्टूडेंट जो इस कैंपस में, जेएनयू मतलब इस देश की जो सबसे हाईएस्ट रैंकिंग यूनिवर्सिटी है, इस कैंपस में भी जो लोग आ चुके हैं, जो ओबीसी रिजर्वेशन के थ्रू आए हैं, ओबीसी रिजर्वेशन के थ्रू उन्होंने हॉस्टल लिया है, ओबीसी रिजर्वेशन के लिए फेलोशिप ले रहे हैं, उन्हें भी नहीं पता है कि जिस रिजर्वेशन का वो फायदा उठा रहे हैं, जिससे उनको एक बराबरी मिली है, एक अवसर मिला है, वो अवसर देने वाला हमें कौन है। तो हमें अपने लोगों के बीच में जाकर ये बातें बतानी चाहिए, उनको समझाना चाहिए, सीखना चाहिए। और ऐसे कार्यक्रम जो कैंपसेस में होते रहते हैं, उनको आपको जुड़ने की आवश्यकता है, ताकि आप जान सकें कि अपने नायकों ने कितना बड़ा संघर्ष किया है। मंडल कमीशन की जब लड़ाई हुई थी, तो कई सारे सवर्ण अभ्यर्थी, कई सारे सवर्ण महिलाएं जो इसी दिल्ली में आ गई थी, और इसी कैंपस के कुछ स्टूडेंट जो अपने आप को प्रगतिशील कहते हैं, वो इस कैंपस में जाकर, बाहर सड़कों पर जाकर, दिल्ली की सड़कों में जाकर, वो इस आंदोलन के खिलाफ, जो मंडल के लिए एक आंदोलन चल रहा था, जो हमारे समाजवादी नायक, समाजवादी नेता
ओबीसी लोगों को अगर अधिकार मिलेगा तो सवर्ण पीछे रह जाएंगे। इस कैंपस के ही कुछ लोग थे, जब शरद यादव इस कैंपस में आते हैं, मंडल मसीहा शरद यादव, तो शरद यादव की धोती खींची जाती है और वो धोती खींचने में कोई ऐसे लोग नहीं थे जो अपने आप को राष्ट्रभक्त या फिर क्लेम करते हैं। ये सब उन धोती खींचने वाले वो तथाकथित प्रोग्रेसिव लोग थे। तो हमें उन लोगों से भी बचने की जरूरत है जो अपने आप को कहते हैं कि हम प्रोग्रेसिव हैं, इन चीज़ों की बात करते हैं। इस कैंपस में प्रोग्रेसिव कहने वाले लोगों ने आज मंडल हमारे जो वीपी मंडल साहब है, नायक है, नेता है, उनकी जयंती पर इस कैंपस में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने कोई कार्यक्रम नहीं रखा है, किसी का पर्चा नहीं आया है। आप फूलन देवी की बात कर लीजिए, आप मंडल की जयंती की बात कर लीजिए। 7 अगस्त को जब हमने एक बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था, जब 7 अगस्त 1990 को मंडल कमीशन लागू हुआ था, इस देश की सबसे बड़ी आबादी को जिस दिन अधिकार मिला था, उसकी जब हमने वर्षगांठ बनाई थी, उस दिन भी इस कैंपस के तमाम प्रगतिशील लोगों का कोई पर्चा, पोस्टर, कोई कार्यक्रम नहीं होता है, ना ही आज होता है, ना ही फूलन पर होता है। हम नारे लगा लेते हैं जय भीम, जय मंडल, जय फूलन के, लेकिन हम उन पर कार्यक्रम नहीं ऑर्गेनाइज करवा पाते। इस कैंपस की सबसे बड़ी आबादी होगी जो ओबीसी आबादी होगी, लेकिन उसको ये नहीं पता होगा जब हॉस्टल में रिजर्वेशन जब मिलता है या फिर हॉस्टल में रिजर्वेशन के लिए उनके लिए लड़ाई किसने लड़ी है। आप देखेंगे कि ओबीसी कम्युनिटी के लोग, एससी कम्युनिटी के लोग और एसटी कम्युनिटी के लोग, जब वो लोग जनरल में क्वालिफाई कर लेते हैं, जनरल किसी एक कास्ट का नहीं है, ना ही अपर कास्ट के लिए वो आरक्षित है, ऐसा कुछ नहीं, वो अनारक्षित कैटेगरी है। लेकिन अगर आप अपना एग्जाम निकाल लेते हैं जनरल में, फिर भी आपको हॉस्टल आपकी कैटेगरी में दिया जाता है। तो यहाँ भी तमाम प्रोग्रेसिव लोग हैं जिन्होंने बोलते हैं कि हमने लड़ाइयाँ लड़ी है, लेकिन हम जानते हैं कि हमारी लड़ाई किसने लड़ी है। तो हमें अपने असली नायकों को पहचानने की आवश्यकता, अपने नेताओं की। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देना चाहूँगी और आप सभी इस कार्यक्रम को आए, इस कार्यक्रम को सफल बनाया। समाजवादी छात्र सभा के साथियों का, सभी पोस्ट होल्डर्स का मैं धन्यवाद देना चाहूँगी और मैं शुभकामना देना चाहूँगी और अग्रिम शुभकामना देना चाहूँगी। आप लोग इस तरह के कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करते रहे, स्टूडेंट्स को इकट्ठा करें, उनको बताएं कि आपके लिए किसने लड़ाइयाँ लड़ी हैं। जय भीम, जय मंडल, जय समाजवादी।